हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और आज की हमारी वीडियो, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हो, तीन चीजें इसमें लिखी हुई हैं। फर्स्ट कि क्या ब्लंडर की है सीएसआईआर ने जब सिलेबस को डिजाइन किया है। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो है कि कोई एक ऐसी मिस्टेक्स हैं, यहाँ पर कुछ एक ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो जब सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे होंगे उस दौरान कर सकते हैं, जिन्हें हमें नहीं करनी है। तीसरा कि अब लगभग जैसा कि फैब में उन्होंने बोला है कि एग्जाम की डेट वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी, एडमिट कार्ड वगैरह आ जाएंगे, प्रोबेबल उन्होंने बताया हुआ है। तो हम अभी से अगर मान के देखें तो हमारे पास 45 डेज आते हैं। उससे आगे अगर एग्जाम बढ़ता है तो ये बहुत अच्छा होगा, मतलब आपको टाइम ज्यादा मिल जाएगा। बट जो मिनिमम 45 डेज अभी से है उनमें हम किस तरह से अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ताकि सिलेक्शन हो सके, तो ये कुछ चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को देख सकते हो। ये जो उन्होंने सिलेबस दे रखा है पेपर 1 के लिए, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी, गवर्नेंस है, करंट अफेयर है, देन इंग्लिश है। ठीक है। उसके अलावा फिर पेपर 2 है यहाँ पर। ठीक है। पेपर 1 देन पेपर 2 है यहाँ पर, सॉरी। पेपर 2 ये रहा। पेपर 2 में यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी दे रखी गई है। देन अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट्स दे रखी गई है। फिर साइंस है, फिर इकोनॉमी है। ठीक है। इकोनॉमी आप बोलो या फिर ईएसआई, जो भी आप बोल सकते हो। फिर एथिक्स, देन डिसीजन मेकिंग। इस तरह से ये पूरा सिलेबस उन्होंने डिजाइन किया है। सिलेबस डिजाइन की जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम नजर आता है वो ये आता है कि इन्होंने दो महत्वपूर्ण, जो दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप, एक होता है हमारा आरबीआई, दूसरा यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, इन दोनों के एक सिलेबस को उठाकर मर्ज करने की कोशिश की है। भाई आपको चाहिए क्या? आप रेगुलेटर चाहते हो, ठीक है, या एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हो? आप पहले तो ये क्लियर कर लो, क्योंकि सिलेबस में दोनों ही चीजें हैं भाई। अगर 25-25 नंबर का ये हिस्सा जो दे रखा गया है, फिर साइंस दे रखी गई है इतनी अच्छी खासी जो इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस, ये सारी जो चीजें दे रखी गई हैं, इसका कोई भी मतलब, ये ज्यादातर आप देखोगे कि आरबीआई या रेगुलेटरी बॉडी में पूछी जाती है। फिर एथिक्स आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो पीछे ज्योग्राफी, हिस्ट्री वाली पोर्शन और पॉलिटी वाला पोर्शन है, तो उन्होंने वो पूरा उठा कर रखा है यूपीएससी का। तो इनका पहली बात तो ओरिएंटेशन ही क्लियर नहीं है कि किस तरह का इन्हें सिलेबस डिजाइन करना चाहिए। तो सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ पर ये है। बच्चे को प्रॉब्लम ये आएगी कि पेपर किस तरह का आ सकता है, क्योंकि कोई भी पीवाईपी जो कि एग्जैक्टली हुआ हो, है ना, अभी रिसेंटली ऐसा कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करना है, फैक्ट्स ज्यादा रखने हैं कि कॉन्सेप्ट में ज्यादा जाना है, इसकी समझ नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी जो एक इशू ये नजर आती है। ठीक है। अब हम सिलेबस को जरा सा देखते हैं। ठीक है। एक तो बहुत बड़ा जो सोर्सेस को लेकर है ना, कि बहुत सारे सोर्सेस मार्केट में अवेलेबल है, हम यहाँ पर थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा यहाँ पर इशू होने वाला है, क्योंकि 45 डेज है और 45 डेज में इतना सब कुछ कर पाना इजी नहीं होगा। आप देखो, हिस्ट्री की 3 अलग-अलग बुक है। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा है, मिडाइवल के लिए सतीश चंद्रा, देन जो मॉडर्न हिस्ट्री उसमें विपिन चंद्रा है। ये ओल्ड एनसीईआरटीज हैं, ठीक है। अगर इन सबको आप क्लब कर ले जाते हो तो ये मतलब 1500 पेजेस के अप्रॉक्स चली जाएगी। मतलब विपिन चंद्रा बहुत ही मोटी छोटी है, पेजेस बड़े हैं, लेकिन इसके आप देखो, मतलब पेज बड़े छोटे-छोटे हैं, लेकिन नंबर्स में बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो उतना करने जाओगे आप, मतलब 1500 सारे तो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी 1000 पेजेस ऐसे हो जाएंगे जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो वो बहुत ही बड़ा एक चैलेंज बन जाएगा। ठीक है। मतलब नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस में अगर आप देखें तो एम लक्ष्मीकांत का पूरा पूरा सिलेबस वहां पर आप वहां से कवर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम फिर से वही कि 750 पेजेस को आप 45 दिन में सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ते रह जाओगे। देन करंट अफेयर की तो आप जानते हो कोई लिमिट होती ही नहीं है, आप कहीं से भी करते रहो, कितना भी करते रहो, एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप नहीं कर पाओगे। फिर आता है इंग्लिश है, रीजनिंग है, ठीक है, क्वांट्स है, बहुत सारी किताबें हैं, इस वजह से इसमें और ज्यादा कंफ्यूजन है। जनरल साइंस के लिए 12th की एनसीईआरटीज सफिशियंट है, बट फिर से वही कि नंबर्स ऑफ पेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। 227 पेज बायो में है, 150 पेज केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में 215 पेज की है। मतलब अगर आप सब जोड़ोगे तो 600 से ज्यादा पेज केवल आपको साइंस में आ जाता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इग्नू के नोट्स बहुत अच्छे हैं, बट फिर से कि 300 पेज से ज्यादा की बुक है, आप 45 दिन में कैसे करोगे? एथिक्स के लिए कोई सोर्स ही अवेलेबल नहीं है, या फिर आप ऐसा बोलो कि बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं है, क्योंकि एमसीक्यू बेस पर ऐसा कुछ है नहीं। फिर डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सारे हैं, या फिर कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि पेपर कभी हुआ नहीं है, पीवाईपी का एग्जैक्ट वो चीज है नहीं इनके पास। तो किन बेसिस पे आप जो है एमसीक्यूज को कर सकते हो? इससे बढ़िया तो होगा कि आप कॉन्सेप्ट को ज्यादा पढ़ो, है ना। एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट से आप 50 एमसीक्यू तो ड्रॉ कर सकते हो, बट 5 एमसीक्यू या 10 एमसीक्यू से आप एक कॉन्सेप्ट तैयार नहीं कर सकते हो। ये एक प्रॉब्लम होती है जो बच्चा जनरली अवॉइड करता है,
और ज़्यादातर जो यूट्यूब पे वीडियोज़ है उसमें क्या है कि एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, ठीक है? सीएसआईआर क्लास 1 एमसीक्यू ऑन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी में एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। आप खुद से दिमाग लगा के देखो कि अगर आप एक टॉपिक तैयार करते हो तो आप उससे जुड़े 50 एमसीक्यूज़ ईज़िली कर ले जाओगे। बट क्या आप 50 एमसीक्यूज़ करने पर किसी एक टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली आप कवर कर सकते हो? एग्ज़ैक्टली नहीं, क्योंकि एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें फ़ोकस करना चाहिए इम्पोर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे, बट हम फ़ोकस कहाँ हो जाते हैं? एमसीक्यूज़ पे। क्यों? क्योंकि वाईटी पे तो यही चल रहा है, ठीक है? और बच्चे भी थोड़े से होते हैं कि उनको एमसीक्यूज़ ही ज़्यादा पसंद आते हैं। भाई एमसीक्यूज़ की रिलेवेंसी तब रह जाती है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है? तो डायरेक्ट एमसीक्यू पे कूदने से बढ़िया है, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है? एमसीक्यू आप कर सकते हो, ऐसा नहीं। आप क्वांट्स में कर सकते हो क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस चाहिए होती है। आप रीज़निंग में कर सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिस चाहिए होती है, वहाँ उसके अलावा आप इंग्लिश में भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जब आप कर रहे होते हो तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से आप कवर करते जाओगे। बट साइंस हो गया, एथिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब में ये उतना कारगर सिद्ध नहीं होने वाला है ना? तो ये मैंने आपको दिखाया कि ये सोर्सेज़ हैं बहुत सारे मार्केट में, लेकिन फिर से प्रॉब्लम क्या है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे पढ़ेंगे? एक बड़ा इश्यू तो ये है यहाँ पर, है ना? तो ये एक जो हमारा था। अब हम थोड़ा-सा सिलेबस को देखते हैं, सिलेबस में क्या प्रॉब्लम है? भाई सिलेबस में प्रॉब्लम देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है ना, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, बट शायद ये खुद ही जो क्रोनोलॉजी होती है उसको भूल गए। भाई मौर्यन के बाद वैदिक आया था क्या? वैदिक एज तो इससे पहले था सर, हड़प्पा के जस्ट बाद आया था ना वैदिक एज। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है, मतलब ये तो बड़ी छोटी-सी बात है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मौर्यन आता है, वैदिक एज के बाद सीधे मौर्यन तो आएगा नहीं, बीच में आपको पता है महाजनपद एरा आता है और उसमें 2 सबसे बड़े रिलीजन, ठीक है? विश्व के 2 बहुत बड़े रिलीजन आप कह सकते हो, ठीक है? एक तो हमारा जो बुद्धा यानी बौद्ध रिलीजन जो था, वो आता है, ठीक है? उसके बाद एक रिलीजन आता है जैनिज़्म और ये दोनों ही यहाँ पर मिस हैं। क्या हमें नहीं पढ़ना है? अब सबसे बड़ी डिलेमा की स्टेज ये बनेगी कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? तो भाई पढ़ना है, क्यों? क्योंकि रिलीजन कल्चर होता है और कल्चर इज द पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो हम इस तरह से इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट अगर बच्चा इनके हिसाब से चलेगा, इनके टॉपिक्स के हिसाब से चलेगा, तो वो सिंपली इसको स्किप कर सकता है और जिसका खामियाजा उसको पेपर में भुगतना पड़ सकता है ना? ये चीज़ है। तो ये एक इनकी सिलेबस में सबसे बड़ा देखो आप ड्रॉबैक यहीं पर आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर लिखा है द सेंट्स ऑफ मिडाइवल इंडिया। अरे भाई, जो मिडाइवल इंडिया में सेंट्स मराठास के बाद क्या कर रहे हैं पहली बात तो, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भक्ति एंड सूफीज़्म जो भक्ति मूवमेंट और जो सूफी मूवमेंट है, उसके बारे में क्यों नहीं लिखा? जबकि ये जो सेंट्स ऑफ मिडाइवल इंडिया की बात करें, बेसिकली बात इन्हीं की कर रहा है, भक्ति मूवमेंट्स की, ठीक है? जो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग 13th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के बीच में, ठीक है? तुकाराम वगैरह सब आए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी होती है, बट इन्होंने अजीब-सा यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया हिस्ट्री में। सिमिलरली पॉलिटी में इतना लंबा सिलेबस दे दिया है कि एक बार में अगर बच्चा पढ़ने बैठेगा तो 45-50 दिन तो वो सिर्फ इसमें लगा देगा, ठीक है? और आजकल यूट्यूब पे क्या चल रहा है? यूट्यूब पे चल रहा है कि आप फ्री में कैसे करो? देखो फ्री में ये वो बच्चे कर सकते हैं जो 2, 4, 5 साल से जो सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वो बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और इवन उनको गाइडेंस की भी उतनी ज़रूरत है नहीं। बट जो बच्चा नया है, कम से कम उनको तो आप ऐसे मत बोलो, उनके लिए एक डिस्क्लेमर ही डाल दो कि भाई ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप नए हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप फ्री में ऐसे नहीं कर पाओगे। और फ्री में ऐसे नहीं कर पाओगे का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो, आप कर सकते हो बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है ना? सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ये नहीं पता चल पाएगा। कैसे पढ़ना है, ये नहीं पता चल पाएगा। लेकिन जो तैयारी 2-3 साल से कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारे पीवाईपीज़ दिए हैं, यूपीएससी के दिए हुए हैं, पीसीएस के दिए हुए हैं, तो उनके पास एक आइडिया रहता है कि हमें इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? अभी किस तरह से हमें पढ़ना है, हमारा सिलेबस किस तरह से हमें कवर करना है, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा वीडियो में, ठीक है? तो पॉलिटी में तो आप देख सकते हो बहुत बड़ा इन्होंने ये सारा मतलब खिचड़ी-सा पका दिया है यहाँ पर, ठीक है? देन फिर करंट अफेयर में वापस से इन्होंने कहा नहीं, सिलेबस एक बार नहीं, कम से कम 2 से 3 बार सिलेबस को रिपीट करना ज़रूरी है ना? जैसे यूपीएससी के बच्चों को बोला था सिलेबस दिमाग में एकदम रटा होना चाहिए, उसी तरह से इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जुडिशरी 50 बार उसको लिखने का क्या मतलब है? जब भाई वहाँ पर वो जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है तो उसके करंट अफेयर को ऑलरेडी वो पढ़ता है, बट इन्होंने फिर से लिखा, खैर कोई बात नहीं, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज में तो चलो अच्छा है कि कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन की और आप आसानी से कर सकते हो, इसके भी सोर्सेज़ मैं आगे आपको दिखाऊँगा वीडियो में, ठीक है? फिर क्वांट्स इन्होंने एसएससी क्वांट और रीजनिंग इन्होंने एसएससी की लेवल की ही रखी है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा दिया नहीं है, ठीक है? जनरल साइंस में इन्होंने पूरा 12th जो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है? उसका उठा के इन्होंने रखा हुआ है। अगर आपने 12th में जो पीसीएम बहुत अच्छे से पढ़ा था मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सॉरी पीसीबी बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज नहीं होगा।
बट फिर भी ये बहुत है। मतलब इतना तो इवन अगर मैं बोलूँ तो यूपीएससी अपने सिलेबस में भी नहीं पूछती है कि भाई ये सारी चीज़ें मुझे बता दो। इक्का-दुक्का क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर वो साइंस एंड टेक पे आते हैं, लेकिन यहाँ साइंस एंड टेक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, ठीक है? फिर एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो एनवायरनमेंट में आप एनवायरनमेंट का सिलेबस ही देखकर थोड़ी देर तक सोचते रहोगे कहना क्या चाह रहा है। एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ये अगर सिलेबस होता तो ज़्यादा बेहतर था। इन्होंने लिखना शुरू किया क्लाइमेट चेंज, फिर लिखा इकोसिस्टम भी पता होना चाहिए, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी, फिर नेचुरल डिजास्टर क्या चीज़, किस तरह से इसको तैयार किया जा सकता है। तो सिंपल सा बात है, मतलब जो इन्होंने सिलेबस बनाया है पता नहीं क्या सोचा, क्यों कुछ भी सोचा कि नहीं सोचा। इकोलॉजी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर इन्होंने इकोनॉमी को भी जोड़ने का, मतलब एक जो एस्पेक्ट होता है उसको भी जोड़ने की कोशिश की। तो बड़ा मतलब ओवरलैप किया हुआ है, ठीक है? और ये इन्होंने लिखा भी देखो कि ओवरलैप कर सकता है, डेफिनिटली ओवरलैप कर रहा है। तो ये इनकी डिज़ाइन में, उसके साथ ही सिलेबस में कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको दिखाई। थोड़ा-सा अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूँ, ज्योग्राफी को यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। तो ज्योग्राफी में देखो बेसिक्स ऑफ इंडिया क्या होता है, ठीक है? बेसिक्स ऑफ इंडिया मतलब उसका लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड ये सब क्या है? चलो ये बता दिया। भाई वो तो फिजिकल फीचर पढ़ाते समय भी बता देगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर देखो नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना बताना था, ठीक है? नेचुरल वेजिटेशन और फौना के लिए 2 प्रीरिक्विजिट्स क्या होती हैं? पहली होती है कि आपको सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कौन से लैटीट्यूड, कौन से एरिया पे कौन सी सॉइल डोमिनेट कर रही है, ठीक है? डोमिनेंट है। और दूसरी बात क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर रीजन पे, ठीक है? वहाँ पर हवा कैसी है, जो प्रेशर है वो हेवी प्रेशर है या लो प्रेशर है, ठीक है? एयर प्रेशर वहाँ पर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? हवा उठ रही है या बैठ रही है, ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना। बट यहाँ पर सॉइल का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, उन्होंने यही गायब कर रखा है। अब अगर आप इस सिलेबस के हिसाब से चलोगे, आप तो सॉइल को स्किप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको फिर नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना को रटना पड़ेगा। इसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, ठीक है? ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्होंने सिर्फ लिख दिया। अब ह्यूमन ज्योग्राफी थोड़ा-बड़ा नहीं, पूरी एक 12th में पूरी-पूरी बुक है, ठीक है? पढ़ते रहो उसको बैठकर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, हाइवेज़, नेशनल हाइवेज़, पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एनर्जी पाइपलाइन्स, क्या पूछा जाएगा? अब ये तो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है। देन मिनरल्स, देखो मिनरल्स डिपेंड करते हैं कि वहाँ की जो रॉक्स है, ठीक है? जो रॉक बेड है, वो कैसा है? जिस एरिया में मिनरल्स मिलेगा वहाँ की रॉक्स को, मतलब रॉक से सही मिनरल्स को आप एक्सप्लॉइट करोगे, ठीक है? रॉक से सही पता चलेगा वहाँ का, जैसे भी रॉक्स होंगी, वहाँ मिनरल्स उस तरह के मिलेंगे। लेकिन ये आप पढ़ते कहाँ पर हो? जब आप इंडिया की क्या पढ़ रहे होते हो? जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है? मतलब इंडिया का जो आकृति ज्ञान है कि भारत में कौन-सी एरिया पे कौन-सी रॉक्स डोमिनेंट है, कहाँ पर कुडप्पा है, कहाँ पर गोंडवाना रॉक्स है। तब आपको पता चलता कहाँ पर आर्कियन है, कहाँ पर धारवाड़ है। इनसे आपको पता चलता है कि भाई किस तरह के मिनरल्स और जो एलिमेंट्स है, वो आपको मिलने की वहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। तब जाकर आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ सकते हो, अदरवाइज़ आपको सीधे ये रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी चारा बचता है नहीं। ठीक है? तो बीच-बीच की कुछ चीज़ें उन्होंने गायब कर रखी है। ये तो हो गई हमारी एक बात। दूसरी बात जो मैंने पहले ही आपको बता दी कि क्या नहीं करना है भाई, अगर आप फ्रेशर हो, देखो चुनाव, जनरल इलेक्शन हम सबको पता है 2024 में है, यानी उससे पहले ये वैकेंसी इसलिए ही निकाली गई, 10 साल बाद एक तो वैकेंसी आई है। अब आप फ्रेशर हो और आप सबकी ही तरह मतलब सोचते हो कि नहीं मैं यहाँ से वहाँ से ऐसे-ऐसे कर लूँगा, तो भाई सब एमसीक्यूज़ और इस तरह से कराएँगे, कॉन्सेप्ट होगा नहीं पेपर में, आप क्या हो जाओगे वहाँ पर, पज़ल्ड हो जाओगे बुरी तरह से, क्योंकि नहीं हो पाएगा, ठीक है? इस तरह तो नहीं हो पाएगा कि सिलेबस में कुछ चीज़ें हिडन है, वो चीज़ें वहाँ वो करवा नहीं रहे हैं, ठीक है? तो फिर बच्चा कैसे करेगा? बच्चे के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी कि भाई उसका तो टाइम गया ना, उसका तो समय भी गया और जो एक अपॉर्च्युनिटी आई थी, उसने वो मिस कर दी, है ना? तो वो भाई आप देख लो, अगर आपको सब कुछ तैयार है, ठीक है? आपका एक-एक बार रिवीजन हो चुका है, आपने पेपर दे रखे हैं, देन कोई इश्यू नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, ये बेसिकली उनके लिए है, जो बिल्कुल न्यू है, फ्रेशर हैं, जिनका अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको इस तरह की चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। सीरियसली बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बट फिर से वही कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट पता होना चाहिए। तब आप इस अपॉर्च्युनिटी को अच्छे से इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अब हम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है पढ़ना पॉलिटिकल चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आईवीसी आप देखते हो, तो आईवीसी में जो पब्लिक, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पॉलिटी थी वो कैसी थी? उसके बाद वैदिक एज में कैसी आई? फिर महाजनपद एज में कैसी आई? फिर मौर्य में वो एकदम सेंट्रलाइज़्ड हो गई, सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज़, सबसे ज़्यादा अधिकारी, सबसे ज़्यादा वहाँ पर टैक्सेस लगाने लगे, सबसे ज़्यादा बड़ी मात्रा में अगर आपको देखोगे तो आप वहाँ पर पाओगे कि सैनिक वगैरह थे। फिर वहाँ से डिसेंट्रलाइज़ेशन स्टार्ट होता है और हर्षवर्धन के टाइम पे हाइली डिसेंट्रलाइज़्ड सोसाइटी हो जाती है, सामंतों का बोलबाला हो जाता है और फिर बाद में जैसे ही हर्षवर्धन का जो एम्पायर है वो कोलैप्स करता है, तो छोटे-छोटे राज्य क्या होते हैं,
डोमिनेंट फैक्टर मतलब बनकर उभरते हैं। फिर फॉरेन इन्वेड होता है, अरेबियन इन्वेड होता है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत आता है, फिर थोड़ा-सा बड़ा किंगडम बनता है दिल्ली सल्तनत। उसके बाद फिर मुगल एम्पायर में वो आप देखते हो कि एकदम फिर से सेंट्रलाइज़ेशन का पीक होता है और फिर वहाँ से कोलैप्स होता है, छोटे-छोटे रीजनल पावर आते हैं, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं और फिर वो इंडिया को यूनाइट करते हैं। तो ये एक स्टोरी होती है और इस पॉलिटिकल चेंज को आपको एक बार में ऐसे पढ़ते जाना है लाइन से, ठीक है? इसी तरह से जब पॉलिटिकल चेंज होगा फिर इकोनॉमी चेंज होगी, मतलब ट्रेड चेंज होगा, कॉमर्स चेंज होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है और वो भी इस तरह से पढ़ना है। सोसाइटी में वुमन का स्टेटस आपको इस तरह से देखते चले आना है। ये टोटल आपको 7 से 8 दिन के अंदर कंप्लीट करना है, ठीक है? देन डेवलपमेंट आ जाते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस पे। देखो सोशल जस्टिस वाला ज़्यादातर पार्ट आप ना जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन आएगा वहाँ पर भी हो जाएगा, तो उतनी प्रॉब्लम है नहीं। करंट अफेयर में भी आप ये कर रहे होगे कि क्योंकि सोशल जस्टिस अपने आप में बहुत सारे एक्ट्स वगैरह को समाहित करता है और वो अलग से पढ़ना मतलब बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए करंट अफेयर में जो है आप वहीं से पढ़ो ज़्यादा बेहतर होगा। पॉलिटी में सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है वो करना है। देन स्टेट गवर्नमेंट बहुत छोटा-सा अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट समझ लिया तो तुरंत आप बहुत जल्दी स्टेट गवर्नमेंट में समझ जाओगे। जुडिशरी पूरी हमको देखनी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में थोड़ा-सा जानकारी बस। इम्पोर्टेंट बॉडीज़ लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, कैग हो गया, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, उसके बाद फाइनेंस कमीशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। 7 से 8 दिन में ये हो जानी चाहिए, ठीक है ना? तो ये जब कर रहे हो तब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर आपको डेली करना है, बट यहाँ जैसे लिखा है सबसे पहले आप जैन का करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दो डेली। 15 से 20 मिनट आप कोई भी आप चैनल देख सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, बीपीडिया भी बढ़िया सोर्स है इसके लिए। फिर दिसंबर में आपको मतलब जनवरी में ही आपको पीछे दिसंबर का भी कवर करना है, नवंबर का करना है, सितंबर करना है, अगस्त का करना है। जुलाई और अब जुलाई जुलाई हो गया, मई हो गया, ठीक है? जून हो गया, अप्रैल हो गया, इसको आप थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हो। मार्च में फोकस करना है क्योंकि वहाँ पर क्या आया था यूनियन बजट आया था, ठीक है? इकोनॉमी के लिए बहुत ही ब्रह्मास्त्र चीज़ होती है ये। तो आपको मार्च का करंट अफेयर ज़रूर से देखना, वहाँ काफ़ी सारी स्कीम्स की घोषणाएँ हुई होंगी, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और इसमें आपको डेली 1 आवर देना है। फिर इंग्लिश कैसे करनी है, कोई बुक पढ़ने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, आप अगर सीडीएस का पेपर करते हो 120 क्वेश्चन होते हैं, रोज़ बैठकर 1 घंटे इस पेपर की प्रैक्टिस करो, एंटोनियम, सिनोनियम, स्पॉटिंग एरर, पैसेज वगैरह, फिलर्स वगैरह बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में आपको एसएससी का आपको सीजीएल या सीएचएसएल जो पहले आपको ईज़ी लगता हो, पहले आप वहाँ से स्टार्ट करो, फिर सीजीएल की तरफ बढ़ सकते हो। उसी तरह आप क्वांट्स में भी कर सकते हो और ये अल्टरनेट करना है, ठीक है? क्योंकि इंग्लिश तो 50 नंबर की अकेले है, लेकिन रीजनिंग और ये 25-25 की है, तो आप इसमें एक दिन ये, एक दिन ये ऐसे करके कर सकते हो, ठीक है? ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। जनरल साइंस में सबसे पहले तो सिलेक्टिव रीडिंग करनी है एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस और जैसा आपको पीवाईपी एनालिसिस से पता चलता है। सीडीएस में 10-10 नंबर की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स आती है, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। 10-10 क्वेश्चन आते हैं, आप उनको लगाओ। वहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको कैसे पढ़ना है और ये करने में आपको 5 से 7 दिन लगने चाहिए, इसके अंदर हो जाएगा। एनवायरनमेंट इकोलॉजी में सबसे पहले तो क्लाइमेट चेंज पढ़ो, क्लाइमेट चेंज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट करो 1972 फिर अर्थ समिट 1992 उसके बाद 2012 की जो रियो प्लस 20 हुई उसको पढ़ो, फिर 2015 का पेरिस क्लाइमेट एक्शन, उसके बाद जो थोड़े से ग्रीन हाउस गैस पे आ जाता है, जो क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है? थोड़े अलग से प्रोटोकॉल्स जो है जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओज़ोन डिप्लीशन से संबंधित, उसको कर लो। ये इम्पोर्टेंट है जो क्लाइमेट चेंज में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो 3 बॉडी बनी थी 1992 में यूएनएफसीसीसी, ठीक है? यूएनसीबीडी, ठीक है? ये वाली बॉडीज़ जो यहाँ पर थी, ये आप ज़रूर से पढ़ लेना, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। फिर बायोडायवर्सिटी इन इंडिया में जो रूल्स हैं जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 हो गया, इनको पढ़ लो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसको पढ़ लो, ये 3 एक्ट इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लो। इसके साथ ही भारत में कहाँ पर नेशनल पार्क है, कहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको कर लो और ये करने में मतलब हार्डली 5 डेज़ लगेंगे, ठीक है? अगर आप पूरे दिन भी बैठोगे ना, अगर 1 दिन भी आप लगा दिए तो 1 दिन में आपका पूरा क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक हो जाएगा और अगले 2 दिन में आप पॉल्यूशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड बायोडायवर्सिटी इन इंडिया ये कर लोगे। मतलब 2 दिन अगर आप पूरा दिन लगाते हो तो, मतलब 8-8 घंटे, 16 घंटे में आप ये चैप्टर्स खत्म कर सकते हो, ठीक है? फिर एथिक्स में क्या करना है, देखो एथिक्स में कुछ स्टेट जो पीसीएस है, ठीक है? उसमें ना छोटे-छोटे एमसीक्यूज़ या शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको ट्राई करो, ठीक है? वो बहुत ही अच्छा इनपुट देंगे क्योंकि वो एक तो उनका लेवल अच्छा होगा, ठीक है? आप और दूसरा आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ने जाओगे तो भाई इनकी बुक्स 500-500 पेजेज़ की हैं, नहीं हो पाएगा ना? तो एक बार उनसे ट्राई करो और 5 से 7 दिन ट्राई करो, बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है?
फिर डिसीजन मेकिंग और मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये सब आप पीवाईपी के बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है? रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करते रहो, रोज एक पीवाईपी लगाओ, 10-15 क्वेश्चन लगाओ और एक जनरल सी एक जो वो होती है डेवलप करो स्किल की, कैसे हमें वहाँ पर आंसर को टिक करना है। फिर नेशनल ज्योग्राफी में सबसे पहले तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो कि यूट्यूब में आपको कल वीडियो भी आ जाएगा, इसको आप वहाँ से देख सकते हो। एमसीक्यूज़ भी वहाँ पर मैं इसके साथ थोड़े से करवा दूँगा। कॉन्सेप्ट पहले, फिर एमसीक्यूज़, फिर सॉइल, क्लाइमेट, जियोमॉर्फोलॉजी एंड देन ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है? इतना पढ़ने के बाद जो नेचुरल वेजिटेशन, फ़ौना एंड फ्लोरा एंड फ़ौना लिखा है ना, आप आसानी से बता दोगे इस तरह का नेचुरल वेजिटेशन कहाँ मिल सकता है। मिनरल्स आएगा तो आप इज़िली बता दोगे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने के बाद कि ये इस टाइप का मिनरल्स कहाँ मिल सकता है और इस तरह की इंडस्ट्री कहाँ पर फ्लरिश हो सकती है, कौन से स्टेट में, कौन से रीजन में, अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ ली तो, ठीक है? और ये करने में मतलब जो ज्योग्राफी वाला है इसको करने में आपको 8 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे और 25 मार्क्स में एटलीस्ट 20 मार्क्स तो आप सिक्योर कर सकते हो, 1-2 अगर इग्नोर कर भी दोगे तो, ठीक है? तो ये पूरा था, एक स्ट्रैटेजी थी, जिसको कर सकते हो आप अकेले, कोई किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हैं इनको पढ़ते जाना है, इस तरह से आगे बढ़िए। अच्छा खासा आप स्कोर कर पाओगे वेदर आप फ्रेशर हो। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते होगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनपुट्स हैं, आपको लगता है कि किसी चीज़ पर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वेलकम है, आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, आप बिल्कुल वहाँ पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर किन्हीं को लगता है कि नहीं मुझे ना कोई एक कोर्स ही चाहिए, तो आप एग्ज़ामी की तरफ जा सकते हो। बेसिकली हम लोग क्या है वहाँ पर पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सारी चीज़ें जो आपके सामने लिखी हैं अवेलेबल है, लाइक वीडियोज़, लेसन वहाँ पर कोर्स वीडियोज़ पड़ी हैं कॉन्सेप्ट वाली, उसके साथ नोट्स हैं, उसके साथ प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं, चैप्टर टेस्ट मिलते हैं, सेक्शन टेस्ट मिलते हैं, ठीक है? जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस पर आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट होता है, सीसीक्यूज़ होती हैं, ठीक है? चैप्टर टेस्ट होता है। उसके अलावा सेक्शन टेस्ट भी होता है। 200 से ज़्यादा लाइव क्लासेस, मतलब 200 घंटों से ज़्यादा लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर आपकी। वन ऑन वन सेशन आप किसी भी टीचर के साथ, जैसे आप मान लीजिए आप ज्योग्राफी में आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? कॉल कर सकते हो कि सर ये इश्यू है, तो वो सारी चीज़ें सॉल्व की जाएँगी। उसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएँगे 20। इंटरव्यू गाइडेंस, आपको पता है कि एग्ज़ाम का सबसे जो एक प्रेस्टिजियस जो कॉर्नर है, वो है उनका इंटरव्यू पैनल। क्योंकि हमारे पास आप देखेंगे तो आरबीआई से रिटायर, सिडबी से रिटायर, सेबी से रिटायर, मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक, जितने भी अच्छे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, वहाँ से रिटायर ऑफिसर्स हैं, जो मतलब जानते हैं कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ैक्ट इंटरव्यू में किस तरह की सिचुएशन होगी, वो आपको बिल्कुल उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके आपको उस तरह उस लेवल का कैंडिडेट यहाँ पर बनाया जा सकता है। सो उसके लिए आपको करना क्या है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करनी है। आपको अपनी मतलब जो भी डिटेल्स है वो पूछ सकते हो, ठीक है? और अभी न्यू ईयर चल रहा है तो इसमें अलग-अलग क्या चल रहे हैं आप देख सकते हो, शायद इस पे आपको डिस्काउंट भी ऑफर कर दिया जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।